हेलो बच्चों। पिछली क्लास में हमने समाजीकरण की प्रक्रिया को समझने का प्रयास किया था कि समाजीकरण क्या है, उसको सरल शब्दों में हमने आपको एक्सप्लेन किया था। आज के क्लास में हम समाजीकरण के विभिन्न सिद्धांतों के बारे में सरल शब्दों में समझाने का प्रयास करेंगे। समाजीकरण के सिद्धांत में प्रमुख 3 सिद्धांतकारों ने अपने इस समाजीकरण की प्रक्रिया को समझाया था, उसके बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे। चार्ल्स कूले, मीड और फ्रायड का समाजीकरण का सिद्धांत। पहले सिद्धांत है चार्ल्स कूले का। चार्ल्स कूले जो कि एक अमेरिकन समाजशास्त्री थे, इनकी पुस्तक ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर, इस पुस्तक में उन्होंने सोशलाइजेशन या समाजीकरण की प्रक्रिया को समझाया था। इनके सिद्धांत को हम आत्मदर्पण दर्शन का सिद्धांत या लुकिंग ग्लास सेल्फ थियोरी भी कहते हैं। आप सभी बच्चे जब कॉलेज आते हो तो मिरर या शीशा देखते हो। ये शीशा क्या चीज़ काम करता है? ये शीशा हमें, जब हम इसके सामने खड़े होते हैं तो ये हमें बताता है कि हमारे बाल सही हैं कि नहीं, हमारे कपड़े हमारे ऊपर कैसे लग रहे हैं या हम कैसा दिख रहे हैं। उसी आधार पे हम अपने बारे में अनुभव करते हैं कि हमारे बाल अच्छे नहीं हैं, हम इसे और अच्छे से संवार लेना चाहिए, या हमारे कपड़े ये हमारे ऊपर जच नहीं रहे हैं, हमें दूसरा कपड़ा पहन लेना चाहिए, इत्यादि इत्यादि। उसी तरीके से इन्होंने कहा कि हर व्यक्ति का स्व होता है, स्व का समाज के साथ अंतःक्रिया या इंटरैक्शन होता है। उस अंतःक्रिया या इंटरैक्शन जो समाज के साथ होता है वह एक दर्पण का काम करता है, यानी हमारे लिए समाज हमारा मिरर है। और ये जब समाज में हम जब लोगों के साथ व्यवहार करते हैं तो उस व्यवहार के प्रति समाज हमारे जो प्रतिक्रिया करता है, उस प्रतिक्रिया के आधार पे हम यह समझते हैं कि समाज के लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, और समाज के लोग हमारे बारे में जो सोचते हैं हम अपने बारे में वैसी ही धारणा बना लेते हैं। और उसी आधार पर व्यक्ति और समाज का जो अंतःक्रिया होता है, उसी आधार पर हमारा समाजीकरण होता चला जाता है। तो इस प्रकार से चार्ल्स कूले ने समाजीकरण की प्रक्रिया में 3 बातों को समझाने का प्रयास किया है। हम दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं। दूसरा, हम दूसरों के साथ जो व्यवहार करते हैं, दूसरे उसके बारे में क्या सोचते हैं, यानी कि समाज हमारे बारे में जो व्यवहार करते हैं, समाज हमारे बारे में क्या सोचता है। और तीसरा, समाज हमारे बारे में जो सोचता है उसी के आधार पर हम अपने बारे में एक धारणा बना लेते हैं। हम गर्व का महसूस कर सकते हैं या ग्लानि का महसूस कर सकते हैं। इसे एक साधारण शब्दों में अगर हम कहें तो हम इस तरीके से समझा सकते हैं कि मान लीजिए आप कॉलेज आए और कॉलेज में आप किसी क्लास में प्रवेश किए और आपके आते ही क्लास में कुछ स्टूडेंट्स जो वहाँ पे बैठे हुए थे एक एक करके उठकर जाने लगे, तो आप क्या महसूस करेंगे? आप यही ना महसूस करेंगे कि लोग हमें पसंद नहीं करते हैं और इसीलिए लोग एक एक करके यहाँ से उठकर चले गए। इसके विपरीत अगर आप क्लास में प्रवेश करते हैं तो लोग आपको घेर लेते हैं, आपसे बात करने की इच्छा करते हैं, आपसे बहुत हंसते हैं, बोलते हैं, या उनके व्यवहार से आपको लगता है कि लोग आपको पसंद कर रहे हैं। तो उस समय आप ये महसूस करेंगे कि हम लोगों के लिए एक पसंदीदा व्यक्ति हैं। तो समाज ही हमें बताता है कि हमारा जो व्यवहार है वह कैसा है, या समाज हमें हमारे व्यवहार के प्रति जो प्रतिक्रिया करता है उसके आधार पर हम अपने बारे में एक धारणा बना लेते हैं। तो इस प्रकार से व्यक्ति के स्व का समाज के साथ अंतःक्रिया होती है और इस अंतःक्रिया के द्वारा हमारा समाजीकरण या सोशलाइजेशन होता है। दूसरा सिद्धांत है मीड का सिद्धांत। मीड ने अपने सिद्धांत को अपनी पुस्तक माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी में दिया था। माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी इनकी एक प्रसिद्ध कृति थी जिसमें उन्होंने बताया था कि हर व्यक्ति का एक स्व या बुद्धि होता है, बुद्धि माइंड होता है, और व्यक्ति इस समाज के साथ या समाज के लोगों के साथ जब अंतःक्रिया करता है तो व्यक्ति के स्व का धीरे धीरे विकास होता चला जाता है। और
समाज के लोग जो उससे जिस प्रकार की व्यवहार की अपेक्षा करते हैं वह उसे ग्रहण करता है और उसी प्रकार से वह व्यवहार करने लगता है। यानी व्यक्ति का स्व के साथ अंतःक्रिया से ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है और उसका समाजीकरण होता चला जाता है। तो जन्म के बाद अगर आप देखेंगे, जन्म के बाद तुरंत एक बच्चा जब जन्म लेता है तो कुछ 1 साल 2 साल तक बच्चे की बुद्धि का विकास नहीं होता है। यानी उसे अगर भूख लगती है तो क्या होता है, वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। वो दूध नहीं मांगेगा, वो खाना नहीं मांगेगा, वो बस एक रोने की प्रक्रिया को करता है। और माँ समझ जाती है जब वो रोता है तो कि बच्चा को भूख लगी है या प्यास लगी है। लेकिन जब धीरे धीरे जब माँ या परिवार के लोग उसको सिखाते हैं कि भूख लगने पे उसे रोना नहीं है, उसको खाना मांगना है, या प्यास लगने पे उसे पानी मांगना है, तो वह उसी तरीके से व्यवहार करने लगता है। भूख लगती है तो खाना मांगता है, प्यास लगती है तो पानी मांगता है। तो इस प्रकार से उसका धीरे धीरे स्व का क्या होता है, विकास होता है। क्यों? क्योंकि वह समाज के साथ जब अंतःक्रिया किया तो समाज उससे जिस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा करते हैं उसका वह आंतरिकृत कर लेता है, उसका वह इंटरनलाइजेशन कर लेता है और उसी तरीके से वह व्यवहार करता है। तो इस तरीके से व्यक्ति के स्व का विकास होता है। व्यक्ति का स्व जो आरंभ में शून्य था वह धीरे 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 विकसित होने लगता है। इसी को सामान्यीकृत अन्य या जनरलाइज्ड अदर कहते हैं। तो जनरलाइज्ड अदर या सामान्यीकृत अन्य क्या होता है कि किसी व्यक्ति के बारे में दूसरे जो धारणा रखते हैं और उसी धारणा के आधार पर व्यक्ति अपने बारे में जो महसूस करता है और उसी प्रकार के व्यवहार को करने लगता है, तो इसी को हम सामान्यीकृत अन्य या जनरलाइज्ड अदर कहते हैं। उन्होंने आत्मा के विकास या स्व के विकास में 2 चीज़ों को बताया, मैं और मुझे। मैं क्या है? व्यक्ति समाज के साथ जो व्यवहार करता है वह मैं है। यानी वह समाज को ध्यान में रखे बिना कोई भी व्यवहार समाज के साथ करता है, वह है मैं। मुझे क्या है? मुझे समाज के लोगों के द्वारा जिस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा की जाती है, जिसे व्यक्ति आंतरिकृत कर लेता है और उसी प्रकार के व्यवहार को वह करता है, तो वह मुझे है। तो इस प्रकार से मैं और मुझे, इन दोनों में अंतःक्रिया चलती जाती है और इसी अंतःक्रिया से व्यक्ति के स्व का यानी व्यक्ति के सेल्फ का यानी व्यक्ति के आत्म का विकास होता है। तो यही मीड का सिद्धांत था। तो इस प्रकार से चार्ल्स कूले और मीड ने अपने सिद्धांत में बताया कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास या व्यक्ति के स्व का विकास, आत्मा का विकास समाज के द्वारा होता है। यानी समाज के द्वारा ही व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में व्यक्तित्व के विकास में समाज की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मीड ने अपने सिद्धांत को मैं और मुझे के द्वारा समझाया था, जबकि चार्ल्स कूले ने आत्मदर्पण दर्शन के सिद्धांत के द्वारा अपने बात को समझाने का प्रयास किया। अब तीसरे सिद्धांतकार हैं फ्रायड का सिद्धांत। फ्रायड जो कि एक मनोचिकित्सक थे, उन्होंने बताया कि जो चार्ल्स कूले और मीड ने कहा कि समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है व्यक्ति के स्व के विकास में, जबकि उनका मानना था, फ्रायड का मानना था कि जो ये समाज होता है ये व्यक्ति के समाज का जो व्यक्ति के स्व का, इन दोनों का संघर्ष होता है और इस संघर्ष से व्यक्ति के स्व का विकास होता है। यानी व्यक्ति और समाज एक दूसरे के विरोधी होते हैं, है ना, एक दूसरे के परस्पर जो है विरोधी होते हैं और इस विरोध के फलस्वरूप व्यक्ति के स्व का विकास होता है। उन्होंने कहा कि ये जो मानव व्यवहार है, ये ह्यूमन बिहेवियर है, उसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं जैसे एक हिमखंड की तरह। जैसे एक बहुत बड़ा हिमखंड जब समुद्र में होता है तो उसका अधिकांश भाग क्या होता है, वो समुद्र के नीचे होता है, कुछ भाग ही हम उसको बाहर देख सकते हैं। उसी तरीके से मानव व्यवहार का अधिकांश भाग जिसको हम देख नहीं सकते और वह अचेतन शक्तियों के द्वारा क्या होता है, संचालित होता है। फ्रायड ने अपने सिद्धांत को 3 चीज़ों से समझाने का प्रयास किया, ईड, ईगो और सुपर ईगो। ईड क्या है? ईड मूल प्रवृत्तियां हैं, स्वार्थ हैं, प्रेरणाएं हैं, असामाजिकृत
व्यवहार है, इन सब चीज़ों का योग क्या है? ईड है। ईड में नैतिक अनैतिक अच्छे बुरे का कोई प्रश्न नहीं होता। दूसरा होता है ईगो। ईगो जो कि ईड पर नियंत्रण रखता है और सामाजिक परिस्थितियों के अनुकूल होने पर अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए लोग को प्रेरित करता है। और तीसरा है सुपर ईगो, जो कि समाज में जो नैतिक है, समाज में जो मूल्य हैं, उनके अनुसार ही केवल अनुसरण करने के लिए व्यक्ति को प्रेरित करता है। इसको हम एक सरल से एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। मान लीजिए एक बच्चा है, उसको भूख लगी और वह भूखा है और एक मिठाई की दुकान के सामने खड़ा है। तो जब भूख लगेगी तो उसको क्या होगी? उसकी इच्छा होगी कि दुकान से मिठाई खा लें। और वह मिठाई दो तरीके से खा सकता है, या तो चोरी करके खा सकता है या कुछ काम करके पैसा कमा करके मिठाई खरीद करके खा सकता है। तो जो इच्छा है भूख मिटाने की मिठाई खा करके, वह क्या है? हो गई ईड हो गई। मतलब चाहे वो किसी भी तरीके से मिल जाए मिठाई उसे, चाहे चोरी से मिल जाए और चाहे पैसा कमा करके खरीद करके मिठाई खाने से मिल जाए, तो ये ईड है। लेकिन सुपर ईगो क्या कहेगा कि नहीं, मिठाई खाना है तो पहले पैसा कमाओ और पैसा कमा करके अपनी इच्छा को पूरा करो, और अगर परिस्थिति अनुकूल हो तो चोरी करके खा सकते हो। तो सामाजिक परिस्थितियों के अनुकूल होने पर हम अपनी इच्छाओं को किस तरीके से पूर्ति करते हैं, यह है हमारा ईगो। लेकिन यहीं पे सुपर ईगो होगा। सुपर ईगो कहेगा नहीं, चोरी करना पाप है, यह हमारे समाज के प्रतिकूल व्यवहार है, समाज उसको स्वीकृत नहीं करता, समाज के स्वीकृत व्यवहार यह नहीं है, तो यह होगा हमारा सुपर ईगो। तो इस प्रकार से व्यक्ति का एक तरफ ईड है, दूसरी तरफ सुपर ईगो है। तो ईड और सुपर ईगो में आपस में संघर्ष होता है, और इस संघर्ष में कई बार ईड जो है सुपर ईगो पे जब हावी हो जाएगा तो क्या होगा? व्यक्ति समाज विरोधी कार्य करने लगेगा। वह चोरी भी कर सकता है, वह अन्य तरह के जो समाज विरोधी कार्य या समाज जिसे स्वीकृत नहीं करता ऐसे व्यवहार को वह कर सकता है। जबकि जब सुपर ईगो हमारा हावी होगा तो क्या होगा? हम समाज के स्वीकृत व्यवहार या समाज जिस व्यवहार को हमसे एक्सपेक्ट करता है उस तरह के व्यवहार को हम करते हैं, तो यह हमारा सुपर ईगो है। तो इस तरीके से ईड और सुपर ईगो में परस्पर संघर्ष होता है, और इसी संघर्ष से हमारे आत्म का विकास होता है, हमारे स्व का विकास होता है, और व्यक्ति का समाजीकरण होता चला जाता है। तो ये 3 सिद्धांत थे जो कि समाजीकरण के बहुत ही इम्पोर्टेंट सिद्धांत हैं। समाजीकरण की प्रक्रिया को समझने के लिए हम इन 3 सिद्धांतों को समझे बिना नहीं प्रक्रिया को समझ सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने आपको चार्ल्स कूले, मीड और फ्रायड के समाजीकरण को सिद्धांत को समझाने का प्रयास किया। थैंक यू।